हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीसी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पीड़ित प्रतिकर स्कीम योजना के अधीन प्रतिकर की जो मात्रा निश्चित की जाती है वो किसके द्वारा निश्चित की जाती है। तो भाई, जो ये पीड़ित प्रतिकर जो स्कीम है, कंपनसेशन जो मिलता है, जो प्रतिकर मिलता है पीड़ितों को, तो ये कहाँ पर है? सबसे पहले इसका सेक्शन देख लेते हैं सीआरपीसी में। तो ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन है 357, है ना। 357 में कौन सा? 357 किसकी बात करता है? प्रतिकर के बारे में बात करता है ना। और 357 ए किसके बारे में बात कर रहा है? पीड़ित पीड़ित प्रतिकर स्कीम के बारे में बात करता है। कौन सा सेक्शन? 357 ए। क्लियर है? उसके बाद में भाई सेक्शन 357 बी भी है। वो क्या कहता है? वो 326 ए, है ना। जो 326 ए है जो हमारा आईपीसी का, और इसी तरीके से 376 टाइप वाले जो हमले होते हैं उसमें जो कंपनसेशन दिया जाएगा उसके बारे में वो बात करता है। ठीक है, कि वो जो होगा वही जुर्माने से अलग होगा। क्लियर? फिर उसमें 357 सी भी है। 357 सी किसके बारे में बात कर रहा है? कि भाई अगर, क्या कहता है कि अगर पीड़ितों का उपचार नहीं किया जाएगा, है ना, तो इसके बारे में बात करता है 166 बी जो है। किसमें? आईपीसी में। किसके बारे में बात कर रहा है? कि इलाज दिया जाएगा किसको? जो कोई पीड़ित होगा, चाहे वो तेजाब हमले से हो, रेप वाले हमले से हो, है ना, इस टाइप से। तो सबसे पहले है कि पीड़ित प्रतिकर योजना के अधीन जो प्रतिकर की मात्रा है वो विनिश्चित किसके द्वारा की जाएगी? तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निश्चित करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसे निश्चित करता है, लेकिन अगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी है तो वो भी करेगा। तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कह रहा है कि किस धारा के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा पीड़ित के पुनर्वास हेतु प्रतिकर हेतु संस्तुति की जाती है। कि पीड़ितों के पुनर्वास के बारे में बात कर रहा है, ये पीड़ितों के लिए, है ना। पीड़ित प्रतिकर स्कीम कहाँ है? मैंने आपको बताया 357 ए में है। क्लियर? और प्रतिकर की योजना कहाँ है? 357 में है। तो पीड़ित प्रतिकर के बारे में, जो पीड़ितों के लिए पुनर्वास के बारे में बात की गई है, वो कहाँ की गई है? 357 ए में, पीड़ित प्रतिकर स्कीम में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अपराध समन्वय धारा 320 के अंतर्गत नहीं है? क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑफेंस है आईपीसी का जो कि क्या नहीं है? जो कि कंपाउंडेबल समन्वय नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सा है। 498 है, 494, 420। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? 498 ए नहीं है। नेक्स्ट है कि न्यायालय साक्षी कोर्ट विटनेस को न्यायालय समन कर सकता है। जो न्यायालय का जो साक्षी होगा, कोर्ट विटनेस होगा, को न्यायालय समन कर सकता है। तो कब कर सकता है? जांच के प्रक्रम पर, विचारण के प्रक्रम पर, सभी कार्रवाइयों में, उपयुक्त सभी स्थितियों में। तो कब कर सकता है? सभी स्थितियों में कर सकता है। आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट है जो हमारा सेक्शन सीआरपीसी का 173(8) है वो किससे संबंधित है? कह रहा है अतिरिक्त अन्वेषण से, अतिरिक्त चार्जशीट से, ए और बी दोनों से, पुनः अन्वेषण से। तो किससे रिलेटेड है वो? ये रिलेटेड है अतिरिक्त अन्वेषण और अतिरिक्त चार्जशीट से रिलेटेड। नेक्स्ट है कि जिस व्यक्ति का नाम चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया उसे न्यायालय समन किस धारा के अंतर्गत कर सकता है? तो कहाँ पर? कहता है कि भाई एक व्यक्ति चार्जशीट में तो शामिल नहीं किया गया, है ना, लेकिन न्यायालय को बाद में क्या लगा कि भाई ऐसा व्यक्ति शामिल होना चाहिए, है ना, इसे आरोप में शामिल होना चाहिए। तो किस धारा के अंतर्गत वो समन कर सकता है? वो कर सकता है सेक्शन 319 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि धारा 319 के अंतर्गत न्यायालय उस व्यक्ति को जिसे चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया है लेकिन साक्ष्य से प्रतीत होता है कि उसके द्वारा अपराध किया गया प्रतीत होता है, तो न्यायालय उसे समन कर सकती है। तो कौन से कंडीशन पर समन कर सकती है? जांच के प्रक्रम पर, विचारण के प्रक्रम पर, मतलब इंक्वायरी के टाइम पर, ट्रायल के टाइम पर, या फिर इंक्वायरी और ट्रायल दोनों के टाइम पर। तो दोनों के टाइम पर कभी भी कर सकती है। क्लियर? नेक्स्ट है कि प्रक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक के अनादर होने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के प्रावधान लागू होते हैं या लागू नहीं होते हैं? तो क्या है भाई? क्या कहा जाता है कि भाई जो रिपोर्ट की जाएगी, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है उसमें कहता है कि जब परिवादी कंप्लेंट करेगा तो तभी कोग्निजेंस लिया जाएगा, है ना। तो ये जो है वो लागू होगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि वारंट मामले के विचारण में परिवादी की अनुपस्थिति का प्रभाव क्या होता है। तो क्या होता है कि अगर परिवादी उपस्थित ना हो, है ना, तो क्या होगा, या तो उसे दोष सिद्धि दी जाएगी या दोष मुक्ति दी जाएगी। यही तो होता है। अगर वारंट मामला शुरू हो गया, विचारण हो गया, ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो गया है, तो उसके बाद में या तो दोष सिद्धि होती है, दोष मुक्ति होती है। ये तो आप सभी को पता है, ठीक है। अगर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं हुआ होता है तो उससे पहले क्या किया जा सकता है, डिस्चार्ज किया जा सकता है, उन्मोचन किया जा सकता है। क्लियर। तो हमसे यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि वारंट मामले के विचारण में परिवादी की अनुपस्थिति का प्रभाव क्या होगा। तो वहां पर क्या हो सकता है कि वहां पर अभियुक्त को देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि वारंट मामले में आरोप विचन के पश्चात परिवादी के हाजिर न होने पर विचारण की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी और अभियुक्त को या तो दोष सिद्ध कर दिया जाएगा या फिर दोष मुक्त कर दिया जाएगा। अगर ऑफेंस बन रहा है तो दोष सिद्ध कर देंगे, ऑफेंस नहीं बन रहा है तो भाई दोष मुक्त कर देंगे। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति अभियुक्त को उचित कारण के बिना अभियोजित करता है और अभियुक्त उन्मोचित या दोषमुक्त हो जाता है तो न्यायालय कारण अभिलिखित करेगा और ऐसे व्यक्ति द्वारा अभियुक्त को प्रतिकर देने के लिए आदेश दे सकेगा। और जो प्रतिकर के लिए आदेश देगा वो कितना होगा, जितना वो मजिस्ट्रेट जुर्माना करने के लिए सशक्त हो, इतना कर सकता है। नेक्स्ट है, कहता है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए कि यदि अभियुक्त विकर्षित ना होते हुए भी गूंगा है और बहरा है, न्यायालय की भाषा नहीं समझता है और उसे न्यायालय की कार्रवाई नहीं समझाई जा सकती, तो न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया किस धारा में दी गई है। तो कहां पर दी गई है, ये दी गई है 318 में, 318 में। नेक्स्ट है कि अभियुक्त मृत्युदंड से दंडित किया जाता है। अभियुक्त क्या है कि मृत्युदंड से दंडित किया गया, लेकिन समुचित सरकार द्वारा लघुकरण करके आजीवन कारावास के रूप में कर दिया गया, वहां ऐसा अभियुक्त कारावास को से छोड़ा जा सकता है। तो कब छोड़ा दिया जाएगा कि वहां क्या क्या है भाई, समुचित सरकार ने उसका लघुकरण कर दिया। क्लियर। लघुकरण के बाद में भी वो कारावास तो काटेगा, है ना, क्योंकि उसे लघुकरण किया गया, खत्म नहीं किया गया। तो कह रहे कि कितनी अवधि के बाद में वो क्या कर सकता है कि कारावास पूर्ण होने के बाद में छोड़ा जा सकता है। तो कितने में बदला जा सकता है, 14 वर्ष का कारावास पूर्ण किए जाने के बाद। नेक्स्ट है, यदि अभियुक्त उन्मोचित कर दिया गया है या परिवाद धारा 203 के अंतर्गत खारिज कर दिया गया है, वहां परिवाद की या मामले की जांच करने की शक्ति धारा 398 के अंतर्गत किसे प्राप्त है। क्या कह रहा है कि भाई अगर अभियुक्त क्या कर दिया गया, उन्मोचित कर दिया गया, या परिवाद क्या हुआ, जो कंप्लेंट की गई थी वो 203 के अंतर्गत वो भी खारिज कर दी, है ना, वहां परिवाद की या मामले की जांच करने की शक्ति धारा 398 के अंतर्गत किसके पास में प्राप्त होगी। तो किसको प्राप्त होगी 398 में भाई, ये प्राप्त होगी उच्च न्यायालय को, सेशन न्यायाधीश को, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, इनमें से किसको। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है कि धारा 102 के अंतर्गत अभिकृत की गई संपत्ति सीज प्रॉपर्टी के बारे में सत्य कथन क्या है। कह रहा है कि यदि वह संपत्ति प्रकृतिया क्षयशील है तो वह बेच दी जाएगी। कह रहा है कि यदि संपत्ति शीघ्रतया और प्रकृतिया क्षयशील हो और संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात या अनुपस्थित है और संपत्ति का मूल्य 500 रुपए से कम है तो वो बेच दी जाएगी। कह रहा है ऐसा विक्रय पुलिस अधीक्षक के आदेश से तत्काल नीलाम कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा बी और सी होगा। नेक्स्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण की राशि कितनी हो सकती है, जितना मजिस्ट्रेट उचित समझते हैं उतनी हो सकती है ना। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण की राशि जो है वो निश्चित नहीं है, जितना मजिस्ट्रेट को उपयुक्त लगेगा तो वो उतने में उसे उसे दिला सकते हैं, ठीक है, मेंटेनेंस इतना दिला सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए कि धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के संबंध में असत्य कथन क्या है कि इस धारा के अंतर्गत मुस्लिम पुरुष एवं स्त्री भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि दोनों सहमत हैं। इस धारा के अंतर्गत रखेल स्त्री भरण पोषण की मांग कर सकती है। अधर्मज आवश्यक संतान अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकता है। कहे कि आवश्यक विवाहित पुत्री अपने माता पिता से भरण पोषण की मांग कर सकती है जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती, यदि उसके पिता के पास पर्याप्त साधन नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा बी, कि इस धारा के अंतर्गत जो रखैल स्त्री है वो भरण पोषण की मांग कर सकती है। ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है
कि धारा 133 के अंतर्गत न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश को सिविल न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता। आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी आंसर ए है, देखिए सिविल न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जाता, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि धारा 145 के अंतर्गत भूमि या जल के अंतर्गत आते हैं भवन और बाजार, फसलें एवं भूमि की अन्य उपज। कह रहा है कि किसी संपत्ति के लाभ या भाटक, कह रहा है उपयुक्त सभी, तो क्या क्या चीजें आती हैं, उपयुक्त सभी चीजें आती हैं। आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट है कि रेप के मामले की सुनवाई की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी? रेप के जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई जो होती है, जहां तक व्यवहार्य हो, जहां तक क्या है पॉसिबल हो सकता है, किसी महिला पीठासीन न्यायाधीश द्वारा ही की जाएगी। कह रहा है जहां बंद पत्र के लिए कोई प्रतिभू बंद पत्र का समर्पण होने से पूर्व ही मर जाता है, वहां उसकी संपदा क्या होगी, दायी होगी या दायी होने से उन्मोचित हो जाएगी। तो भाई अगर कोई प्रतिभू है ना, उसने बंद पत्र निष्पादित किया लेकिन वो क्या हुआ, समर्पण होने से पहले वो मर गया, तो उसकी जो संपत्ति है उसका दायित्व तो कुछ नहीं होगा, दायित्व से उन्मोचित हो जाएगी। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि आवश्यक से अपेक्षित बंद पत्र के संबंध में सत्य कथन है, न्यायालय या अधिकारी उसके बदले में प्रतिभूओं द्वारा निष्पादित बंद पत्र स्वीकार कर सकता है, आवश्यक से भी बंद पत्र निष्पादित करा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि न्यायालय या अधिकारी उसके बदले में प्रतिभूओं द्वारा निष्पादित बंद पत्र स्वीकार कर सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।